हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज प्रवीण हियर। आज हम इस साइकोलॉजी की सीरीज में जो थ्योरी करेंगे वो है साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी, जो कि एरिक एरिक्सन ने दी है। जर्मन के ये साइकोलॉजिस्ट थे। इस थ्योरी को हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी भी देखेंगे, और हालांकि एनसीईआरटी में ज़्यादा पोर्शन इसका नहीं दिया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है, जैसे एक फ्रेज आइडेंटिटी क्राइसिस इन्होंने दिया है, उसका कुछ कंसेप्ट है। और बाकी दिया हुआ है कि ये थ्योरी बाद में चल के फेल हो गई थी, बिकॉज कुछ एक ऐसी चीज़ें कंसीडर करी थी जो कि बाद में वैलिड नहीं मानी गई। वो क्या चीज़ें हम एनसीईआरटी में भी डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे जो ज़्यादा इसके जो स्टेजेस वगैरह हैं वो ज़्यादा डीप एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं की गई हैं। आप इनके लिए प्रेफरेंस बुक्स देख सकते हैं। वालिया की बुक बहुत फेमस यहाँ पे आती है, उसको आप देख सकते हैं। और आज यहाँ पे भी मैं आपको चीज़ें जो बताऊंगी वो सारी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, हर एक को अच्छे से नोट कीजिएगा। ज़्यादातर इसके जो स्टेजेस है वहाँ से पूछा आता है, टाइम पीरियड है, जो स्टेजेस के ईयर जो हो हैं वो भी पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन ही यहाँ पे पूछे हुए हैं। और वेटेज इसका बात करें तो बहुत ज़्यादा इसका वेटेज आप नहीं मान सकते एचपी टैट के लिए, लेकिन हाँ क्वेश्चन रेयर देखे गए हैं इसके। चलिए हम शुरू करते हैं इसकी। जो फर्स्ट है दैट इज कि एक तो यहीं पे क्लियर होता है जर्मन साइकोलॉजिस्ट से पैवलव वाला क्वेश्चन पूछा गया है, कि वो कहाँ के जो साइकोलॉजिस्ट थे एचपी टैड में। अब आने वाले समय में आपको हो सकता है दूसरे साइकोलॉजिस्ट के भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले, सी टेट में ज्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्होंने एक बहुत ही फेमस फ्रेज दी हुई है, जो है आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस जो है इन्होंने दी हुई है, ये चीज एनसीईआरटी में भी मेंशन है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो चीजें एनसीईआरटी में भी हैं वो ज्यादा वेटेज रखती है पेपर में, और वो वैलिड भी मानी जाती हैं। नेक्स्ट है आपका कि इसमें पहली जो स्टेज इन्होंने दी है दैट इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। बच्चा जो है जीरो एज से हम यहाँ देखेंगे कि जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे स्टेजेस आप एकदम मतलब ये रखिएगा ध्यान में, जो एज ग्रुप है उसी के अकॉर्डिंग बच्चे के फीचर्स बनेंगे, उसके जो करेक्टरिस्टिक है, क्या उसके डेवलपमेंटल फीचर दिख रहे हैं वो बनेंगे यहाँ पे। 0 to 1.5 ईयर, जैसे कि मतलब आप 1.5 साल इसको मान सकते हैं, और 18 मंथ का जो टाइम पीरियड है इसमें ये स्टेज आती है। फीडिंग इसमें मेन टास्क होता है, मतलब इस स्टेज में बच्चा छोटा होता है तो उसको यही है कि फीड करवाना है, मदर फीड करवाती है। तो एक मदर के लिए बच्चे का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। अगर उसको दूसरा कोई पर्सन उसके लिए मिसट्रस्ट जैसी चीजें क्रिएट कर देता है तो उस पर कभी वो बिलीव नहीं करेगा, मिसट्रस्ट आ जाएगा, थ्रू आउट लाइफ रहेगा वो उस चीज को, थ्रू आउट लाइफ फील करेगा, वो उस पर मतलब इजिली भरोसा बाद में नहीं कर पाएगा। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इसमें बच्चा अपना खाना पीना उठना बैठना आदि सीखता है। सभी टास्क को अच्छे से नहीं कर पाने से उसमें कई बार शेम की फीलिंग आ जाती है। लाइक मतलब इसमें आपको पता ये चलता है कि बच्चा अपने छोटे मोटे काम खुद कर रहा है, तो एक मतलब ऑटोनॉमी मतलब आत्मनिर्भर बनने की वो कोशिश करता है। अदरवाइज अगर वो मतलब मान लो वो सुसुपटी अपने मतलब ऐसे हो जाता है उससे ना, छोटे बच्चे होते हैं कई बार हो जाता है ऐसे, तो उसको शेम फील होगा दूसरे बच्चों के सामने, या फिर दूसरे जो लोग उसके आसपास है। इस तरह की चीजें इस जो स्टेज में है वो होंगी। पहला उसका क्या होता है टास्क, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उसकी छोटी मोटी जो उठना बैठना खाना पीना ऐसी टॉयलेट ट्रेनिंग हो गया जैसे कि। नेक्स्ट है इसमें दैट इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब ये इसकी जो एज चलती है दैट इज 3 to 5 ईयर्स। और ये आपका इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा जो है लेट चाइल्डहुड स्टेज में आता है, और आप मान सकते हो कि अर्ली से लेट, ठीक है, लेट चाइल्डहुड स्टेज में भी होता है, और अर्ली पहले आता है फिर लेटर ऑन लेट चाइल्डहुड में वो जाता है। आप इसको प्ले एज मान सकते हो, क्योंकि छोटा बच्चा 3 से 5 साल का है, वो खेलेगा कूदेगा, प्ले एज इसको मान सकते हैं। बच्चे क्या करेंगे, अपने काम खुद करने का इनिशिएटिव लेंगे। इस एज में बच्चे क्या करेंगे, खुद मतलब अपना काम खुद से बोलेंगे कि हाँ ये मैं खुद करूंगा, और पॉजिटिव एनर्जी उनको मिलेगी अगर वो कुछ अच्छा कार्य करते हैं, आप उसको क्या करते हैं अप्रिशिएट करते हैं। और अगर आप उनको डांटते हैं या उनसे कुछ गलती हो जाती है तो वो क्या करेंगे, गिल्ट फील करेंगे उसकी। वो बच्चा इस स्टेज में टास्क क्या करता है, एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, अपने आप से कुछ एक्सप्लोर करेगा। ये मेन इसका टास्क है। नेक्स्ट है दैट इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। इंफीरियोरिटी का मतलब है कि अगर जैसे कि बच्चा इसमें स्कूल एज में जाता है, स्कूल में जाता है, और स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज में बच्चा इन्वॉल्व होता है, तो
उसे जब वो बहुत सारी एक्टिविटी में अपना अच्छा रिजल्ट देगा, अपना अच्छा काम करेगा, तो उसमें एक अच्छी फीलिंग, पॉजिटिव एनर्जी, कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो उस काम को करने के लिए, मान लो उससे वो काम थोड़ा गलत हो गया है कोई एक्टिविटी, तो जब दूसरी बार उसे वो कार्य दिया जाएगा तो वो हो सकता है कि इन्फीरियॉरिटी, मतलब वो एक झिझक महसूस करे उसको दोबारा करने में। तो इन्फीरियॉरिटी वाली फीलिंग उसके अंदर आ सकती है उस समय। अदरवाइज अगर काम अच्छा करेगा, कॉन्फिडेंस की फीलिंग आएगी, इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है, और इन्वॉल्वमेंट होगा तो इम्प्रूवमेंट भी होगा, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड और स्किल्स उसमें होंगी इस स्टेज में। नेक्स्ट है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। और ये अडोलेसेंस के टाइम में होता है, 12 से 18 साल के बच्चे के बीच में। आप मान लीजिए कि ये टाइम पीरियड होता है अडोलेसेंस का। टीनेज है, आइडेंटिफिकेशन, खुद को समझना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी होगी। जैसे बच्चा क्या है, अपने आप को एक इस एज में क्या करेगा कि मैं क्या हूँ, लाइक उस तरह से नहीं कि जैसे बड़ों की सोच होती है, लेकिन अपनी एक आइडेंटिटी। लाइक फॉर एग्जांपल हम स्कूल की बात ले लेते हैं कि स्कूल में बच्चा कहाँ पे लाई कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट रैंक पे आ रहा हूँ, मैं सेकंड आ रहा हूँ, मेरे टेस्ट में ए ग्रेड आ रहा है, मैं बी ग्रेड में हूँ। उस तरह से खुद को एक आइडेंटिफिकेशन करेगा। वो सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, सोशल आइडेंटिटी भी बनाएगा, अपने आप को आगे ले जाने का भी एक मतलब खुद में साहस रखेगा। और अगर वो सोसाइटी की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है तो उसकी सोशल डेवलपमेंट भी अच्छे से हो पाती है। और अगर उसको ये चीज़ें नहीं मिल पाती है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट इन चीज़ों के लिए नहीं मिल पाता है, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचान पाएगा और उसको कंफ्यूजन ही रहेगा हर चीज़ के लिए। इस तरह से आप समझ सकते हैं स्टेज को। नेक्स्ट है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये आपका चलता है आफ्टर 18 to 40 years। ये आप मान सकते हो कि एक विवाहित जिंदगी से रिलेट कर सकते हैं इसको। इसलिए रिलेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो मेन टास्क होता है वो मेंटेन करना होता है अपना रिलेशनशिप, चाहे आपकी फैमिली के साथ है या फिर आपकी शादीशुदा जिंदगी आपके पार्टनर के साथ है। तो इसमें क्या होता है कि अगर अच्छे से वो रहता है, इंटीमेसी टेक्निकल वर्ड यूज होता है फॉर रिप्रोडक्शन, अगर हम इसको बायोलॉजिकली बात करें, जिसके पीछे आगे न्यू इंडिविजुअल्स बनाएंगे, परिवार को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर सब कुछ रिलेशनशिप मेंटेन है तो ये सब चीजें हो पाएंगी, अगर नहीं है तो आइसोलेशन हो सकता है। उसकी बनी बनाई लाइफ, शादीशुदा अगर हम एग्जाम्पल लें तो वो खराब हो सकती है। तो ये दो चीजें इसमें मेन आती हैं। नेक्स्ट है दैट इज जर्नेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। ये एज आपकी 40 to 65 ईयर के बीच में चलती है। इस स्टेज में इंसान अपने कार्य को देखता है कि उसने पिछली जिंदगी में क्या क्या किया, क्या क्या उसने टास्क किए, क्या स्किल्स परफॉर्म करी। अपनी सिचुएशन को अगर वो बोझ समझे तो एक ठहराव सा महसूस करेगा। स्टेग्नेशन मतलब उसे रुकी रुकी अपनी जिंदगी लगेगी, अच्छा महसूस नहीं करेगा। ये एकदम आप जैसे आप मान सकते हो स्टेज में पेरेंट्स की भूमिका निभाना है, ठीक है। एक तो वो पेरेंट वाला काम कर रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, और अगर कुछ चीजें छूट चुकी है उनकी, जैसे कुछ छूट गया, समय छूट गया, जो करना चाहते थे नहीं कर पाए, तो थोड़ा सा उन्हें स्टेग्नेशन फील होता है उस चीज के लिए। नेक्स्ट है दैट इज ईगो इंटीग्रिटी एंड डिस्पैरिटी। ये 65 ईयर से अबव लोगों के लिए, बुजुर्ग में मान सकते हैं आप, ठीक है। बुजुर्ग अपनी पूरी लाइफ को देखते हैं कि, और अगर उन्होंने बहुत अच्छे काम करे, मान लो कोई बुजुर्ग, अगर आज के टाइम में बात करूं, लाइक माय ग्रैंडफादर, दादा मेरे आर्मी में थे, तो वो बात सुनाते हैं कि ऐसा हुआ, हमारे टाइम में ऐसा होता था, आर्मी में ऐसा होता था। या कोई और लोग जैसे कोई फ्रीडम फाइटर है फॉर एग्जाम्पल, तो अपने टाइम की बात सुनाएंगे कि ऐसा हुआ, हमने ये चीज की। दे फील वेरी प्राउड। तो उनको एक ईगो वाली फीलिंग आती है उस चीज को। अदरवाइज अगर कोई ऐसा है कि उसकी पूरी लाइफ ऐसे ही गई, ना कोई अच्छी अचीवमेंट उसने करी और टाइम बहुत अच्छा नहीं था, तो डिस्पैरिटी फील करता है एक इंसान। और ये जो है ईगो इंटीग्रिटी और डिस्पैरिटी स्टेज, लास्ट स्टेज यहाँ पे होती है। ये 8 के 8 स्टेजेस आपको सीक्वेंस में लर्न करना भी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछ ली जाए कि फिफ्थ कौन सी है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। मेन उसमें क्या टास्क है ये आपको ध्यान रखना है, एज ग्रुप ध्यान रखना है, अडोलेसेंस कब आ रहा है, कब जो है टीनेज आ रही है, दोनों कोरिलेट करेंगे। टॉय एज कब है, छोटा बच्चा सेंसरी जब
एक्शंस करता है, मोटर से ही अपने एक्शंस करता है, इमिटेशन करता है, ये छोटी-छोटी चीज़ें, तो आपको एज से ही ये चीज़ें पता चल जाएँगी, बेसिक सी चीज़ें। अब हम बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि एचपी टैट में पूछे गए हैं। यस, बिफोर दिस मैं आपको एनसीईआरटी का पोर्शन बता देती हूँ। एनसीईआरटी में थोड़ा-सा दिया हुआ है एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है। इसमें इन्होंने जो एक फ्रेज़ मैंने बताया आपको दी है, दैट इज़ आइडेंटिटी क्राइसिस, ये इन्होंने दी है और ये बहुत ही कंसीडरेबल अटेंशन इस चीज़ ने ली थी। आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ एडोलेसेंट एज हैज़ ड्रॉन कंसीडरेबल अटेंशन। और इसके बाद इन्होंने ये भी कहा, ही आर्ग्यूड दैट young people must generate for themselves a central perspective and a direction that can give them a meaningful sense of unity and purpose, ये भी इन्होंने कहा। लेकिन क्या हुआ कि जब इन्होंने अपनी थ्योरी पे काम कर रहे थे ये, तो इन्होंने बहुत सारे मतलब बच्चों को कंसीडर किया, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेल को कंसीडर करा, इन्होंने फीमेल को कंसीडर नहीं करा। इसकी वजह से ये थ्योरी जो थी वो क्रिटिसाइज की गई थी, कि ये मानी नहीं गई थी। ठीक है, पहली बात, 4 मेन पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इन चारों से क्वेश्चन बन सकता है। कि अगर क्रिटिसिज्म के ऊपर कभी क्वेश्चन आया, तो यहाँ से अगर किसी ने क्वेश्चन उठाया तो पूछ सकते हैं कि 4 मेन पॉइंट थे, तो इनमें से कुछ, जैसे कि एक यहाँ पे ये था कि इन्होंने अपनी थ्योरी के लिए जो था, वो केस स्टडी जो था, इनकी जो थ्योरी थी वो केस स्टडी पे था, कि मतलब कोई एक केस या 4-5 केस इन्होंने स्टडी करे, और उसकी वजह से उन्होंने स्टेटमेंट्स दे दी कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, अब लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को कंसीडर करना अलग बात होती है, एक केस स्टडी करना अलग बात होती है। दूसरी चीज़ ये इन्होंने कही गई कि इन्होंने दे यूज़ स्मॉल, वही चीज़ है कि स्मॉल इंडिविजुअल, बहुत कम सैंपल लिए उन्होंने अपनी, सेम दोनों पॉइंट्स का मीनिंग अगर हम निकालें तो सेम ही है, कि इन्होंने सिर्फ कुछ ही लोगों को एक तरह से इंटरव्यू किया, उनसे क्वेश्चनिंग करी, या जो भी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्वेश्चनियर बनाए थे वो करे, और उसके बेसिस पे ही उन्होंने ये अपनी थ्योरी दी। तो ये दोनों पॉइंट सेम ही हैं, और प्रॉपरली कंसेप्ट डिफाइन नहीं किए गए थे, इसलिए, और बाद में क्या हुआ कि इनको सबमिट करने के लिए साइंटिफिक टेस्टिंग जो डिफिकल्ट हो गई थी, मतलब एक तरह से मान लीजिए आप कि इस पॉइंट का मीनिंग यही है कि जो इनके कंसेप्ट थे वो प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं थे, प्रॉपरली सबमिट नहीं करे गए थे। और यहाँ पे ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने सिर्फ मेल्स को ही जो है प्रोटोटाइप, मतलब अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मेल्स को ही कंसीडर किया था, और ऑल ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सभी ह्यूमन की डेवलपमेंट, आपको पता है मेल और फीमेल में दिन रात का अंतर है, चाहे उनके बिहेवियर को लेके है, चाहे उनके सेक्सुअल अपीयरेंस को लेके है, और चाहे उनकी एक्टिविटीज जो जिसमें वो इन्वॉल्व होती हैं वो भी अलग हैं, और फीमेल के एक्सपीरियंस अलग हैं, तो इसलिए ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये 4-5 पॉइंट एनसीईआरटी के इस पोर्शन से बहुत इम्पोर्टेंट निकल के आती है, इनको आपने ज़रूर माइंड में रखना है। चलिए अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। हाउ मेनी स्टेजेस एरिक्सन डिस्क्राइब्ड इन साइको सोशल डेवलपमेंट, तो हमें पता ही है कि 8 इन्होंने स्टेजेस दी हैं, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, इन थ्योरीज से जो भी मैं, आपने अगर पिछली वीडियोस भी देखी होंगी, तो थ्योरी से उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, लेकिन हमें पता क्या होता है कि जब हमने पढ़ी ही नहीं होती तो हमें वो डिफिकल्ट लगते हैं। अगर हमने उनको अच्छे से, चाहे 1-2 बार ही पढ़ा है, लेकिन अच्छे से पढ़ा है, तो ईजिली हम थ्योरी वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। कई स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है कि थ्योरी वाले क्वेश्चन हाय क्या करें ये वो, लेकिन आप अगर ध्यान से करते हैं, चाहे 2 बार ही पढ़ेंगे, तो आराम से क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन्स डेवलपमेंट टास्क फॉर एलिमेंट्री स्टूडेंट इज, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है, बात की गई है जो एलिमेंट्री स्टूडेंट होते हैं उनके लिए क्या टास्क होता है। ऑप्शंस सुनेंगे आप, नॉलेज एंड स्किल एक्विजिशन, दूसरा है ट्रस्ट एक्विजिशन, ऑटोनॉमी एक्विजिशन, और आइडेंटिटी एक्विजिशन। 4 ऑप्शन मैंने, अब ये क्वेश्चन टोटली घुमा के पूछा है, बात की गई है एलिमेंट्री स्टूडेंट्स की, तो पहली जो ऑप्शन है दैट इज नॉलेज एंड स्किल एक्विजिशन है। तो नॉलेज और स्किल कब सीखेगा बच्चा, ये हमने देखा कि जब बच्चा स्कूल में जाना शुरू करता है, आप मान लो 3 से 5 साल का है, खुद मैंने कहा कि वो क्या करेगा, एक इनिशिएटिव लेगा खुद को प्रूव करने का, और उससे उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। दूसरी ऑप्शन इसमें है दैट इज ऑटोनॉमी एक्विजिशन,
तो ये आपका ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट है, जिसमें बच्चा जो आपका तकरीबन 1.5 साल से 3 साल का होता है तो स्कूल तो नहीं जाएगा, एलिमेंट्री स्कूल में ये नहीं आएगा, ये ऑप्शन कट। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है दैट इज ट्रस्ट एक्विजिशन। तो ट्रस्ट वाला कौन सा आपका स्टेज है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, पहली है 0 से 1.5 साल का बच्चा है तो भाई इसमें भी बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, ये भी कट होगी। फोर्थ इसमें ऑप्शन है दैट इज आइडेंटिटी इक्विजिशन। तो ये है आपकी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जो कि आपका टीन एज या फिर एडोलोसेंस में है। तो बच्चा यहाँ पे एडोलोसेंस में बड़ी क्लासेस में होगा, ठीक है। और यहाँ पे बात की गई है एलिमेंट्री स्कूल की, तो यहाँ पे पहली ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, नॉलेज एंड स्किल एक्विजिशन। इस तरह से ये थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ था, हालांकि इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ इंटीमेसी वर्सेस लोनलेस इज। इंटीमेसी वाला जो आपको करवाया है दैट इज, इसमें ऑप्शंस में एग्जैक्ट आपको अगर वो नंबर नहीं मिलेगा तो जो आपका आसपास वाला होगा, जैसे कि इसमें 30 to 65 ईयर वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन में करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिक्सन्स विच स्टेज आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग मॉडल, दूसरा है डिफेंस मैकेनिज्म, तीसरा है रिवोल्यूशन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स और बायोलॉजिकल नीड्स। तो देखो रीजनिंग के बारे में कोई बात नहीं करी इन्होंने, ना ही इन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात करी है, ना ही इन्होंने बायोलॉजिकल नीड्स के बारे में बात करी। जो इन्होंने बात करी वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, तो दूसरों के लिए कैसे ट्रस्ट आएगा कैसे नहीं आएगा। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट है, बच्चा उठना बैठना सीख रहा है, टास्क सीख रहा है, अगर लोगों के सामने उससे कोई गलती हो जाती है किसी टास्क को करने में तो वो शेम फील करेगा। इनिशिएटिव लेगा, तो स्कूल में जाके इनिशिएटिव लेगा, अपने पीयर ग्रुप्स को देखेगा। आइडेंटिटी वर्सेस इंफीरियोरिटी आ रहा है, स्कूल एज में आ रहा है, ग्रुप टास्क कर रहा है। तो सोशल कन्फ्लिक्ट्स को लेकर जो मेन काम किया था इन्होंने, इसलिए यहाँ पे ये वाली ऑप्शन करेक्ट जो है एचपी टैट के लिए हो जाएगी, जो इन्होंने करी हुई है। ठीक है जी, अब यहाँ पे होती है ये थ्योरी कंप्लीट। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद मैं देख लेती हूँ कौन सी थ्योरी मैं आपको करवाने वाली हूँ। वेट एरिक्सन, ब्रूनर, प्याजे, कोल्बर हो गया। हाँ, यहाँ पे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो है, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन मैंने देखे। वाइगोस्की का वर्क है, ये भी मैं पेपर से पहले मतलब कोशिश करूंगी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, फिर एक मैस्लो की थ्योरी का क्वेश्चन, मैं इसके बाद मैस्लो का ही करवा दूंगी चाहे, क्योंकि वहां से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जितना मेरे से हो पाएगा थ्योरीज मैं आपको करवा दूंगी, बिकॉज मैंने पिछले 2 वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था अपना इशू कि क्या था। अदरवाइज पेपर भी जल्दी हो गया, अदरवाइज 18 को पेपर था तो 30 डेज का टारगेट था, वो भी पेपर पहले आ गया। उसके बाद सडनली ऑफ होना पड़ा मुझे वीडियो से, क्योंकि प्रॉब्लम चल रही थी, वो मैंने आपसे डिस्कस किया था प्रीवियस। तो चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से तैयारी करिए, पेपर आपका बहुत नज़दीक है, और विशिंग यू गुड लक, और अच्छे से दीजिए पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, बाय बाय।